जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सारे? जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? काइंडली रिस्पॉन्ड करें आप इस फोरम को, ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो फॉर्मली तौर पे स्टार्ट कर सकें। वालेकुम सलाम। जी रोनल्ड, हाउ आर यू? रोनल्ड, आप हमारे साथ लास्ट लेक्चर में थे? मैं हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो फॉर्मल भी है। थोड़ा सा इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, थोरेसिक असेसमेंट, ठीक है। चेस्ट की असेसमेंट स्टार्ट करने लगे हम।
ठीक है। ओके, physical examination, thoracic assessment. You have to maintain the privacy and warm your hands and well light. उसमें वेल लाइट होनी चाहिए आपके पास, आपके हाथ जो है ना वो वार्म होने चाहिए। वार्म से मुराद ये कि आपने अपने क्लाइंट की कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और प्राइवेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होती है। ठीक है। ओके, चेस्ट इंस्पेक्शन। चेस्ट इंस्पेक्शन में सबसे पहले चेस्ट इंस्पेक्शन में आप सिम्टम्स वर्ड याद रखें। सिम्टम्स, SYMPTOMS, सिम्टम्स। S स्टैंड फॉर सिमेट्री ऑफ द चेस्ट। चेस्ट इंस्पेक्शन में सबसे पहले सिमेट्री को देखें आप, फिर आप देखें जी शेप को देखें चेस्ट की, फिर आप देखें मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, देन पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, पिगमेंटेशन, any scar. T stand for types of the respiration. O stand for other pulsation and apex beat, and M stand for mid-costal, intercostal spaces, and S stand for supraclavicular fossa. ठीक है। आपने सबसे पहले जो है ना वर्ड याद रखना है सिम्टम्स। सिम्टम्स का वर्ड याद करके, यस सिद्रा जमील स्लाइड अभी आ जाती हैं बिकॉज माहा को मैंने किया हुआ है, वो भी करती हैं इसको। ठीक है। सिम्टम, SYMPTOMS, symptoms. S stands for shape, symmetry of the chest, M movement of the chest, position of the trachea, pigmentation, scar, type of the respiration, other pulsation and apex speed, midcostal, intercostal spaces, and supraclavicular fossa. Thoracic inspection, शेप चेस्ट की किस तरह से होनी चाहिए थी। नॉर्मल जो शेप होती है चेस्ट की वो 1:2 एंटीरियर टू लैटरल डायमीटर। मैंने लास्ट टाइम ये आपसे डिस्कस किया था कि लैटरल डायमीटर जो होता है वो एंटीरियर चेस्ट का डबल होता है। मिसाल के तौर पे अब लैटरल 1 है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। 1:2 का मतलब होता है कि रेशो 1 की रेशो 2 से बड़ा ये है अब कैसे हैं
ये आगे की स्लाइड। ये हमने सारा पढ़ लिया होगा पार्ट। यस, इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट। क्या देखेंगे जी आप इंस्पेक्शन में? सबसे पहले शेप ऑफ द चेस्ट, देन सिमेट्री ऑफ द चेस्ट, एम मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, पी स्टैंड फॉर position of the trachea. Any pigmentation, any scar, the position of the trachea should be midline. T, types of respiration. O, other symptoms of the pulsation are apex beat if, and M, midcostal intercostal spaces is any midcostal जो प्लेराइटिस जब होता है तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेम प्लेरा हो रहा होता है और इंटरकॉस्टल स्पेसेस को दबाने पे पेशेंट को पेन फील होती है, टेंडरनेस फील होती है। एस, सुप्राक्लैविकुलर फोसा। एस स्टैंड फॉर सुप्राक्लैविकुलर फोसा। ठीक है। thoracic inspection, thoracic contour shape of the chest is a normal 1:2 anterior to lateral diameter. um, abnormal abnormality जो है वो pigeon chest है, barrel chest है, funnel chest and rachitic chest. What is a pigeon chest? What is a barrel chest? What is a funnel chest? And what is a rachitic chest? ये आपने बुक से इनकी डिफॉर्मिटीज़ को एलेबोरेट करना है। ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री बल्जिंग एनी प्लूरल pneumothorax, kyphosis, fracture, any tumor, retraction, collapse are the fibrosis lung, thickened flora, and
any history of any surgery. Supraclavicular fossa, shallow fossa, emphysema, and deep fossa collapse are fibrosis lungs. तो ये डिफॉर्मिटी आपने फाइंड आउट बेसिकली करनी है कि चेस्ट की डिफॉर्मिटी नॉर्मल चेस्ट से डेविएशन तो नहीं है. ओके, दिस इज अ पिजन चेस्ट. दिस इज अ पिजन चेस्ट एज जो कि फर्स्ट स्लाइड पे काइफोसिस, जो कि आपको पता है कि डिफॉर्मिटी है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की. ठीक है, स्कोलियोसिस, साइड लाइन कर्वेचर है, और बैरल चेस्ट. बैरल चेस्ट में ये होता है कि जो पेशेंट का एंटीरियर और लेटरल डायमीटर होता है ये सारा बराबर हो जाता है. ठीक है, तो वो ये एक डिफॉर्मिटी है. मिसाल के तौर पे एंटीरियर टू लेटरल 1:1 हो जाता है. ठीक है, जितनी ही लेटरल चेस्ट होती है उतनी ही एंटीरियर चेस्ट होती है. ठीक है. इंस्पेक्शन, रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेट, रिदम, डेप्थ, एफर्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट. रेस्पिरेटरी पैटर्न में आप देख रहे हो, रेट देख रहे हो, रिदम देख रहे हो, डेप्थ देख रहे हो, एफर्ट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट देख रहे हो. रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है भाई? 16 से 18 ब्रेथ पर मिनट है. और टेकिपनिया इज greater than 20 breath per minute, and bradypnea is less than 12 breath per minute in shallow and fast. अच्छा, ये तो हो गया रेस्पिरेटरी रेट. अब अगर डेप्थ की बात करें, शैलो, डीप, डीप एंड फास्ट, एजिटेशन, इंटेंशन, डीप एंड स्लो, severe metabolic acidosis, Kussmaul breathing, Kussmaul breathing, severe metabolic acidosis. Kussmaul breathing जो है ना, किसी ने अगर नोटिस किया हो, जब पेशेंट स्पेयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है तो कस्मोल ब्रीदिंग टाइप दे रहा होता है. रेस्पिरेटरी मूवमेंट, एबनॉर्मल ब्रीदिंग, मेल अडल्ट एंड चाइल्ड. थोरेसिक ब्रीदिंग, फीमेल अडल्ट. एफर्ट, क्वालिटी एंड अनलेबर्ड लेबर्ड डिस्निया, आर्थोपनिया, शैलो ग्रंटिंग. रेस्पिरेटरी रिदम, चाइन स्टॉक ब्रीदिंग, बायोट ब्रीदिंग. व्हाट इज द चाइन स्टॉक ब्रीदिंग? अच्छा, ये जब हम नर्सिंग में, पीटीसी में और इसमें होते हैं ना, ट्रेनिंग में, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर, फोर्थ, ये बड़े अच्छे तरीके से ये रेस्पिरेटरी टाइप बताई होती हैं वाइटल्स में ना. व्हाट इज द चाइन स्टॉक, व्हाट इज अ बायोट ब्रीदिंग, व्हाट इज इनहिबिटेड ब्रीदिंग, व्हाट इज अ सिंगिंग ब्रीदिंग. ठीक है, ये सारी टाइप्स आपको एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है. आप इसको बुक से अच्छे तरीके से खुद से कर सकते हो, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है. बट वी हैव टू मेक आवर इंस्पेक्शन मोर, जिसको कहते हैं कि एक्सपर्टली हमने इसको देखना होता है. पल्पेशन, व्हाट यू विल डू, पल्पेट, चेक थ्रो फॉर्मिंग पॉइंट, पोजिशन ऑफ द ट्रेकिया, पोजिशन ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया की पोजिशन देखें. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन हमें देखनी है जी पल्पेशन में. हाउ वी विल एंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट एक्सपेंड बायलेटरली इक्वल कर रही है कि नहीं कर रही. ठीक है, वोकल फॉर्माइटिस हमने देखनी है. एंड एपेक्स स्पीड देखनी है हमने. टेंडरनेस, फ्लक्चुएशन एंड क्रिपिटिंग, एंड palpable crepits and rhonchi. Palpation, thoracic expansion, posteriorly level of 10th rib. पोस्टीरियरली आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में करवाएंगे, खुद पेशेंट बैक पे आएंगे, और 10th रिब पे आप
अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करेंगे कि आपका थम से थम जो है ना वो मिले, ठीक है। Thumb should separate 3 to 5 centimeter. Feel during the quiet inspiration and expiration. Palpate during the deep inspiration. Should be symmetrical. If not, then fix ribs हो सकता है. Atelectasis, lungs collapse हो सकती हैं. Massive hydrothorax, pneumothorax and pleural thickening. तो ये इनमें डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं. टेक्टाइल फॉर्माइटिस या वोकल फॉर्माइटिस एक ही चीज़ होती है. अब आपने ये नोट किया होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी चेस्ट में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं. Vocal formitis and tactile formitis. Palpate the palpable vibration of the chest wall over lung fields from the speech of the sounds. जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हमारी चेस्ट में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं. सब अपने वाइब्रेशन चेक करें बोल के कि आपकी चेस्ट पे वाइब्रेशन होती है या नहीं होती. कीप द हैंड्स एट योर चेस्ट एंड स्पीक. आप फील करेंगे कि आपके अंदर जो है ना वो वाइब्रेशंस हो रही हैं. Palpable the vibrations of the chest wall over lung field from the speech of the sounds and use the palmar and the ulnar surface. हम अल्नर छोटी उंगली वाली सरफेस हम यूज़ करें जैसे कि आपको इसमें पिक्स में दिखा रहे हैं ना. इस तरह से वोकल फॉर्माइटिस आपने चेक करना है. आपने पेशेंट को कहना है कि कुछ लाउडली 99 बोले, ठीक है, और आपने इस तरह से ये सर होती है. यस, वेरी गुड. तो अब ये होता है रोनाल्ड के वाइब्रेशंस टू मच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिमिनिश नहीं होनी चाहिए, एक साइड पे कम एक साइड पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं एबनॉर्मलिटी, बहुत कम हो रही है एबनॉर्मलिटी, एक साइड पे कम एक साइड पे कम एक ज़्यादा, ये एबनॉर्मलिटी, ठीक है. तो इन चीज़ों को आपने पल्पेशन में फाइंड आउट करना है. अल्नर सरफेस को भी आप देख करके यूज कर सकते हो. पामर सरफेस भी रख के आप इसको कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है. और इसके अलावा प्लूरल एंड फ्रिक्शन फॉर्माइटिस. collapse exudation in the pleura due to pleurisy, holding the holding breathing, disappeared trachea pleurisy, uremia and pulmoembolism. ये इसकी abnormalities बताएंगे कि abnormalities में आपको जो है ना प्लूरल फ्रिक्शन फॉर्माइटिस फील होंगी. टेक्टाइल फॉर्माइटिस इंक्रीज्ड. अब कब कब फॉर्माइटिस जो है ना वो इंक्रीज होती है और कब कब डिक्रीज होती है. Tactile fibrosis increase conditions that increase the density of the thorax tissue, consolidation of the pneumonia, and some lungs tumor. अब देखें सॉलिड सरफेस है ना, अगर सॉलिड मैस है लंग्स में तो वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है. टेक्टाइल फॉर्माइटिस डिक्रीज. तो क्या हल है इसका. अच्छा रोनल्ड, असल में ये है कि डिफरेंट जो कंडीशंस होती है ना उसमें ये टेक्टाइल फॉर्माइटिस जो है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. मिसाल के तौर पे लंग कैंसर है किसी को, उसकी टेक्टाइल फॉर्माइटिस जो है ना वो डिफरेंट होगी, एक साइड पे ज़्यादा होगी एक साइड पे कम होगी. अब ये नहीं है कि
हम कहेंगे टैक्टाइल जी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बट पल्पेशन में हमें ये चीज़ें क्लू दे रही होती हैं कि समथिंग इज डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, कोई ये मोटरसाइकिल का इंजन तो है नहीं कि हाँ ये काम में कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये हमें चीज़ें क्लू दे रही होती हैं। ठीक है, इस पे वाइब्रेशन ज़्यादा हैं तो इट मे बी लंग कैंसर हो सकता है, सम इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, अब किस में इंक्रीज होती हैं, किन कंडीशन में इंक्रीज होती हैं, ये आपको बता दिया। टेक्टाइल फॉर्मेटिस किन कंडीशन में डिक्रीज हो सकती है, obstruction of the transmission of the vibrations। कोई obstruction आई हुई है, मिसाल के तौर पे कोई वाइब्रेशंस जो कि चेस्ट में प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन वो आपको फील नहीं हो रही, कोई उसमें कोई obstruction है, प्लूरल इफ्यूजन है, कोई प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल थिकनिंग, एनी न्यूमोथोरेक्स है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, सीओपीडी एंड एम्फाइसीमा। ये कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें टेक्टाइल फॉर्मेटिस डिक्रीज हो सकती है। आपको ये सारी नेम बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक हो गया। पल्पेशन, पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, नॉर्मल नॉर्मल जो है ट्रेकिया मिड लाइन ऑफ द चेस्ट होता है, पुल, कोलैप्स ऑफ द लंग्स, फाइब्रोसिस, पुश, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड अपर मेडिस्टिनल ट्यूमर। अच्छा जी, नॉर्मल क्या होता है, मिड लाइन हो गया, पुल बाहर निकला हुआ है, अगर कोलैप्स लंग है या फाइब्रोसिस है तो ट्रेकिया बाहर निकला होगा, और धंसा हुआ कब होगा, न्यूमोथोरेक्स होगा, प्लूरल होगी, या फिर अपर मेडिस्टिनल ट्यूमर है कोई। पल्पेबल क्रेपिटेशंस आर रोंकाई, पल्पेबल क्रेपिटेशंस आर रोंकाई। आप जो नॉर्मल चेस्ट होती है ना, उसे हाथ रख के देखें तो उसमें क्रेपिटेशंस होती हैं, क्रेपिटस। ठीक है, टेंडरनेस, लोकल इन्फ्लेमेशन, एनी फ्रैक्चर टू apex beat or PMI point of maximal impulses। ठीक है, नॉर्मल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड clavicular line, लेफ्ट साइड। परकशन, व्हाट्स द परकशन? परकशन में आप चेक अंडरलाइंग एरिया फॉर एयर, फ्लूइड एंड सॉलिड। आपने परकशन में ये 3-4 चीज़ें देखनी है। मेथड, फ्लेक्सीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सीमीटर, distal interphalangeal joint of the left middle finger, this is a fleximeter, and flexor, this is a right middle finger tip। ये आपका एक फ्लेक्सीमीटर और एक फ्लेक्सर, ये आपको पता है। इमीडिएट ऑर्डर अप टू डाउन, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो हमारा ऑर्डर होगा, हम एंटीरियर चेस्ट कर रहे हो या पोस्टीरियर चेस्ट कर रहे हो तो उसमें अपर टू लोअर हमने पल्पेट करना है, परकस करना है। Percussion sounds, percussion sounds should be flat, should maybe dull and heart and liver due to hyperresonant, COPD, hyperinflation and tempering। Method of percussion, these are the techniques of the percussion, you can make a percussion। आप इस सीक्वेंस में कर सकते हो, आमने सामने, मतलब बायलेटरल। आपने हमेशा पहले एक साइड, ये नंबर भी मैंने ना लगाए हुए हैं इस पे प्रेजेंटेशन में, आप अगर देखें उसका सीक्वेंस इसको बड़ा करके 1 2 3 4 5 6 आपने इस तरह से इनको पल्पेट करना है।
बायलेटरल पल्पेट करने का मकसद ये होता है कि आपने ये देखना है उसको परकस करके कि हाँ जी ये क्या इसी तरह से ही परकस में के साउंड्स एक ही किस्म की हैं या डिफरेंट है, तो वो आपको आमने सामने से पता उसी वक्त चल जाएगा। जैसे साउंड एक साइड पे हो सकता है वो मेथड ऑफ द परकशन इज अ एंटीरियर परकशन, एपिकल परकशन, clavicular percussion, then posterior percussion and lateral percussion. Diaphragmatic exclusion, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है जो मैं तो अपने जब भी इम्तिहान लेने गया हूँ तो सबसे मैंने पूछा और किसी को पता नहीं होता। व्हाट इज द डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन? डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन ये होता है कि आपने आपका डायाफ्राम कितना ऊपर और नीचे ड्यूअली डायफ्रैग्मेटिक्स या उसको कहीं कैपेसिटी कि वो लंग्स को कितना ऊपर खींच रहा है और कितना नीचे की तरफ जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब वो बोल रहा है, आपने ये चेक करना होता है इसमें। ठीक है, डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन बहुत बहुत ईजी है। इसका सबसे आसान तरीका ये है, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने अपने पेशेंट को कहना है सबसे पहले एक्सेल करें। क्या आप ऊपर से परकस करते आए, ठीक है, परकशन करते हैं, पेशेंट आपका सिटिंग पोजीशन में हो, जहां पर आवाज रेस्ट कन्वर्ट होने लगे आप वहां पे निशान लगा लें चेस्ट को पीछे से। फिर आप अपने पेशेंट को कहें कि अब वो इनहेल करे। ठीक है, जब पेशेंट इनहेल करेगा तो डायफ्राम नीचे मूव होगा, तब उसी निशान से आपने दोबारा परकस करते हुए नीचे आना है। अब अगेन आपके जो रेजोनेंट साउंड है, जहां पहले आपको टेम्पररी साउंड सुनाई दे रही थी, अब आपको रेजोनेंट साउंड सुनाई देगी और नीचे आए फिर रेजोनेंट टू डल कन्वर्ट जैसे वहां पर रुकते हैं। तो दो निशानों के दरमियान जो मार्क होगा ये आपका डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन है। दिस इज अ डायफ्रैग्मेटिक एक्सकर्शन। Breathing is shallow, suspected, limiting diaphragmatic movement and percus to the mark level of the diaphragm at full exhalation and full inhalation. It should be 3 to 6 सेंटीमीटर to difference. इसका जो होता है डिफरेंस वो 3 से 6 सेंटीमीटर होता है। Resonance heard over the lung tissue and dullness which may be produced by the pneumonia, tumor, infection, or fluid collection, hyperresonance or even tympani, which may result from the confluent air collection as seen in pneumothorax.
Lung sounds. You may hear resonance is a normal lung sound, hyperresonant in emphysema. Tympani cavity are the pneumothorax, and dullness, upper hydrothorax, atelectasis, and the flatness, massive hydrothorax. आप इनमें जो है वो डिफरेंट साउंड सुन सकते हैं. रेजोनेंस पे नॉर्मल साउंड्स हैं. हाइपर रेजोनेंस जो है वो एम्फाइसीमा में. न्यूमोथोरैक्स में आप टिम्पैनी, hydrothorax and atelectasis dullness. Flat is a massive hydrothorax. Auscultation. Auscultation is a technique in which you may आपने आपने स्टेथोस्कोप की मदद से जो है ना वो लिसनिंग करनी है. ठीक है. नोट फॉर द पिच, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन. Auscultation need to know how to respiratory system working, what the lungs areas are not working, are the secretions fluid, are सर आप मिड टर्म एग्जाम लेंगे और किस टॉपिक का होगा नेक्स्ट. मैं वो बाद में आपसे रोनल डिस्कस करता हूँ उस पे कि किस किस का होगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑस्कल्टेशन में आपने ये देखना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्किंग में है. व्हाट द लंग्स एरियाज आर नॉट वर्किंग, आर secretions fluid, are the obstruction blocking air passage, hold the stethoscope firmly but not tightly over the intercostal spaces, use the diaphragm or the bell, ask patient to breathe normal deeply with the mouth and open, patient to tell you if dizzy, lightheaded, listen for the entire cycle, inhale and exhale, tune out heart sounds, and systematic. This is the order of the auscultation. आपने auscultation इस सीक्वेंस में करनी है. ठीक है. पहले एंटीरियर और एक पोस्टीरियर. Sound of the auscultation. आपको you may hear normal breath sounds, abnormal breath sounds, adventitious sounds, and vocal resonance. Normal breath sound. This is very important slide for you. आप ये देखें कि एंटीरियर में ब्रोंकस पे आपको जो है ना ब्रोंकियल साउंड सुनाई देंगी, और ये आपको डिफरेंट जो है वो साइन कलर जो नज़र आ रहा है इस पे आपको ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड सुनाएंगे. बैक साइड पे हैं तो ब्रोंकियल साउंड्स नेक रीजन में होंगी, और नीचे लंबर रीजन में आपको मोस्टली ब्रोंकियोवेसिकुलर साउंड सुनाई देंगी. ठीक है. ट्रेकियल ब्रेथ साउंड एंड वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं साउंड की जो आपके नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं जो आप यू मे हियर. abnormal vesicular breath sounds, abnormal bronchiovesicular, bronchial breath sounds, and abnormal bronchiovesicular. आप इन रीजन में सुनाई दे रही है आपको साउंड, तो हो सकता है वो abnormal भी हों. Adventitious sounds, these may be crackles, moist, bronchi, wheezes, and pleural friction. Moist crackles. अच्छा, क्रैकल्स की इसमें थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन दी गई है, वो मेरे ख्याल में आप बुक से देख लें कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं.
ये अब नॉर्मलिटीज़ हैं, जो कि मैं आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा तो वो आप वहीं से कर लीजिएगा। ये अब नॉर्मलिटीज़ हम जब करवा रहे होते हैं ना, प्रैक्टिस डेमो करवा रहे होते हैं, तो तब इसमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू दिस respiratory system may be activity intolerance, decreased oxygenation, ineffective airway clearance हो सकती है, pulmonary congestion, risk for respiration हो सकती है, diminished cough reflux हो सकती है, risk for infection हो सकता है, thick sputum वगैरह हो सकती है। ठीक है, ineffective breathing pattern, fatigue, impaired gas exchange, risk for suffocation, inability to sustain the spontaneous ventilation, ventilatory weaning response dysfunction. This was all about the lecture today. Hope you have a good understanding about this. ये मैंने लेक्चर मोस्टली ना बेट से बनाया हुआ है। अभी आप बेट्स को खोल के उसमें देखें कि क्या, हाँ जी, मैंने तो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं नॉर्मल, बट मोस्टली एग्ज़ाम जो होता है वो एबनॉर्मल फाइंडिंग में से बनता है। तो ये स्टूडेंट का काम होता है कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को किस तरह से कोरिलेट करके उनकी फाइंडिंग्स को, नर्सिंग असेसमेंट सिर्फ नॉर्मल चीज़ों का डाटा कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे आप एबनॉर्मलिटीज़ को जो है ना बड़ा अच्छा रोल आउट करते हो। ठीक है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल दैट आप इसमें एबनॉर्मल डाटा को फाइंड आउट करें, और इसमें सिम्टम एनालिसिस आपका काम है कि अब आपने सिम्टम एनालिसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक तो आप लोग ना मेरे साथ काम नहीं करते हो। आप सिम्टम एनालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक असाइनमेंट बना के मुझे जमा करना, ठीक है।